हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एथिक्स से संबंधित जो पेपर नंबर 4 में आता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अभिवृत्ति या एटीट्यूड। क्या अभिवृत्ति या एटीट्यूड? आज हम इसका परिचय देखेंगे और जानेंगे क्या होती है अभिवृत्ति और एटीट्यूड क्या होता है, क्या किस प्रकार से एक व्यक्ति को यह व्यवहार से परिभाषित करता है। तो ये जो अभिवृत्ति होती है, यदि हम इसका थोड़ा सा जाने तो अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसको बनाने में अभिवृत्ति का इम्पोर्टेंस रोल होता है। ठीक है। और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसी के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार हमको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह सोच बनाता है कि मुझे रेड कलर पसंद है, तो रेड कलर के अनुसार ही वह अपनी वस्तुओं को चुनेगा, अपनी वस्तुओं को खरीदेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसके आसपास जो भी चीज़ें होंगी वो रेड कलर से ज़्यादा संबंधित चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे नेवी ब्लू यदि अच्छा लगता है तो मैं नेवी ब्लू से संबंधित ही वस्तुओं को खरीदूंगा, वस्तुओं को ही पसंद करूँगा। ये होती है व्यक्ति की सोच, और व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को परिभाषित करती है, उसके व्यवहार को बदलती है, उसके व्यवहार को दर्शाती है। और ये अभिवृत्ति होती है, अभिवृत्ति ही क्या करती है कि व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाती है, समाज के मूल्यों को ग्रहण करने योग्य बनाती है, समाज के मूल्यों के अनुसार चलने योग्य बनाती है। व्यक्ति की जो अभिवृत्ति होती है उससे समाज प्रभावित होता है और समाज से व्यक्ति का व्यवहार बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की अभिवृत्ति होती है वो व्यक्ति के व्यवहार और समाज एक दूसरे के इंटरकनेक्शन के रूप में हम देख सकते हैं, या फिर उसे हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम इसकी एग्जैक्ट परिभाषा की बात करें तो अभिव्यक्ति एक ऐसी मनोवैज्ञानिक भावना होती है जो व्यक्ति की किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, स्थान या किसी भी विचार के प्रति उत्पन्न होने वाली नकारात्मक या सकारात्मक सोच या भाव हो। क्या हो कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थिति हो, स्थान हो, कुछ भी हो, इस स्थिति या स्थान या वस्तु के प्रति किसी भी व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक भावना को ही हम क्या कहते हैं, उसकी अभिवृत्ति कहते हैं, या फिर एटीट्यूड कहते हैं। तो ये होती है व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या होती है, उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं, यही एटीट्यूड होता है। तो यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो देखो, शुरुआती समय में क्या होता था कि जो अभिवृत्ति होती थी उसमें हम केवल भावनात्मक पक्ष को ही शामिल करते थे। जैसे हम देखें तो 1946 में थर्स्टन ने एक परिभाषा दी थी। थर्स्टन ने कहा था कि किसी व्यक्ति की किसी वस्तु या स्थिति के प्रति उत्पन्न होने वाले सकारात्मक या नकारात्मक भाव को ही क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। तो आपने ऊपर की परिभाषा में और जो थर्स्टन ने परिभाषा दी है, इस परिभाषा में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिसमें वो नोटिस वाली बात ये है कि उसमें भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण आ रहा है। उसमें ये आ रहा है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या स्थान के प्रति उत्पन्न होने वाली कोई भावना है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, या फिर अभिवृत्ति कहते हैं। तो शुरुआती समय में क्या होता था कि भावना को ज़्यादा उसके कह सकते हैं कि सिद्धांत में भावनात्मक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन समय के साथ भावनात्मक पक्ष से हटकर एक और सिद्धांत आया जिसे हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, उसको भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो मनोवृत्ति होती है उसमें केवल भावनात्मक पक्ष नहीं होता है, उसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल होता है। लेकिन जैसे ही हम 1980s की बात करें, 1980s के समय में मनोवैज्ञानिकों ने एक और सिद्धांत डेवलप किया और उनकी परिभाषाओं में कुछ व्यापकता देखने को मिली, और उसमें हमको देखने को मिलता है कि जो मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति में एक और सिद्धांत उन्होंने ऐड कर दिया, जिसको हम कहते हैं एबीसी सिद्धांत या संभाव्य सिद्धांत। अब यदि हम बात करें कि ये एबीसी सिद्धांत या फिर संभाव्य सिद्धांत क्या है, तो देखो एबीसी में जो ए का मतलब होता है वो अफेक्टिव होता है, अफेक्टिव का मतलब होता है भावनात्मक, और बी का अर्थ होता है कि बिहेवियर कैसा है व्यक्ति का, क्या बिहेवियर कैसा है, बिहेवियरल सिद्धांत। तो इसमें बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार कैसा है व्यक्ति का। फिर उसके बाद सी का जो मतलब होता है वो है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का अर्थ होता है संज्ञानात्मक। तो एबीसी का मतलब होता है अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव, तो इसे हम एबीसी सिद्धांत कहते हैं। और इसी को यदि हम हिंदी में देखें तो संभाव्य है। संभाव्य में शुरुआती सा का मतलब क्या है, संज्ञानात्मक, और भा का मतलब होता है भावनात्मक, और व्या का मतलब होता है व्यवहारात्मक। ठीक है, तो इसे ही हमने क्या नाम दिया था हिंदी में, संभाव्य। तो ये हमने देखा था कि 1980s के समय में मनोवृत्ति की जो परिभाषा थी उसमें व्यापकता देखने को मिलती है, और एक एबीसी सिद्धांत या फिर संभाव्य सिद्धांत आया, उसे हमने मनोवृत्ति की डेफिनेशन में शामिल किया।
अब यदि हम बात करें कि जो संभाव्य सिद्धांत है या फिर अफेक्टिव जो एबीसी सिद्धांत है, इसको हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, क्या ये हमें सामने दिखाई देता है। तो देखो, जो ये दृष्टिकोण है एबीसी वाला दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को मानने वाले वैज्ञानिक कहते थे कि इसमें व्यक्ति के पास 3 चीजें सामने आती हैं, और जो 3 चीजें हैं वो एबीसी के रूप में हमको देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, जिसमें हम पहला स्टेज लेंगे संज्ञानात्मक वाला, ठीक है। एक व्यक्ति है जो मानता है कि जो काले लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, या फिर अफ्रीकी लोग कैसे होते हैं, बुरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें उसकी बुरे मानने वाला क्या बात होगी कि जो व्यक्ति मान रहा है कि काले लोग बुरे होते हैं, तो उसके पास कुछ ऐसी जानकारी अवश्य होगी जिसके आधार पर उसे लगता होगा कि काले लोग कैसे होते हैं, बुरे होते हैं। ये चीज अपने आप में गलत हो सकती है, लेकिन उसको विश्वास होगा कि ये जो चीज है वो क्या है, सही है, वो इस चीज को सही मानकर चलेगा, ठीक है। मतलब उसका विश्वास कैसा होगा, दृढ़ होगा, दृढ़ विश्वास होगा, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन अवश्य मिली होगी जिससे कि उसे लगता होगा कि काले लोग कैसे होते हैं, बुरे होते हैं। तो ये उसका कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष है। अब हम व्यवहारात्मक पक्ष, उसके बाद भावनात्मक पक्ष की बात करें, तो भावनात्मक पक्ष में क्या होता है कि जो उसे सूचना मिली थी, उस सूचना पर उसके मन में कुछ भाव उत्पन्न होंगे, और उस सूचना के अंतर्गत उसके प्रति, किसके प्रति, जो काले लोग हैं, काले लोगों के प्रति उस व्यक्ति के मन में घृणा या फिर कह सकते हैं कि बुरे भाव उत्पन्न होंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिया, भावनात्मक पक्ष। और तीसरा पक्ष में क्या होगा कि जैसे ही उसे काले लोग दिखेंगे, जो हम व्यवहारात्मक पक्ष की बात करें, तो जैसे ही उसे काले लोग दिखेंगे तो वह उनसे क्या करेगा, दूरी बना के बैठेगा, या फिर उनसे हाथ ना मिलाएगा, या फिर कह सकते हैं कि वह उनकी गाली गलौच भी कर सकता है या लड़ाई भी कर सकता है। तो ये उसका कौन सा पक्ष हो जाएगा, व्यवहारात्मक पक्ष होगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो एबीसी सिद्धांत है वो हमारे डेली लाइफ में भी क्या होता है, लागू होता है। तो एबीसी सिद्धांत मानने वालों का ये पक्ष था। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जो मनोवृत्ति होती है वो केवल भावनात्मक पक्ष तक ही सीमित नहीं होती है, इसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल होता है और व्यवहारात्मक पक्ष भी शामिल होता है। अब यदि हम आगे चलें तो आगे कुछ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, और अनुसंधान के द्वारा उन्होंने पता लगाया है कि मनोवृत्ति, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसमें संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक पक्ष शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मनोवृत्ति के लिए व्यक्ति में व्यवहारात्मक पक्ष होना जरूरी हो। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या सिद्धांत, क्या एग्जाम्पल लेना चाहिए, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया और उन्होंने कहा कि मनोवृत्ति के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के अंदर व्यवहारात्मक पक्ष भी उपस्थित हो। तो क्या क्या एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जैसे एक व्यक्ति है, वो काले लोगों से क्या करता है, भेदभाव करता है, या फिर मान लीजिए उसके प्रति, उनके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न है उसके प्रति, उसके मन में, ठीक है। तो उसके मन में ये क्या है, इन्फॉर्मेशन होगी ही होगी, जिस आधार पर वो, जिस बेस पर वो क्या कर रहा होगा, उनके प्रति नकारात्मक भाव अपने मन में उत्पन्न कर रहा होगा। तो एक तो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके मन में, और दूसरा उसके मन में क्या हो गया कि जो संज्ञानात्मक पक्ष था उसके मन में क्या हो गया, नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए, और नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए तो उसके अंदर भावनात्मक पक्ष भी शामिल हो गया। लेकिन मान लीजिए कि वह व्यक्ति यदि अफ्रीका में ही घूम रहा है और वहां जाकर वह ऐसी मनोवृत्ति बनाए, तो उसके जो मन में है भावनात्मक पक्ष तो हो सकते हैं शामिल, संज्ञानात्मक तो ऑफकोर्स होगा ही होगा जिससे भावनात्मक पक्ष बनता है, लेकिन व्यवहारात्मक पक्ष हो सकता है शामिल ना हो, क्योंकि वह वहां पर क्या होगा, डरा हुआ होगा, या फिर कह सकते हैं कि उसके मूल्य उसे व्यवहार में, उसे परिवर्तन, जो मनोवृत्ति उसने बनाई है काले लोगों के प्रति, वो व्यवहार में लाने से रोक रहे होंगे। उसके मूल्य भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ईमानदारी का मूल्य हुआ, तटस्थता का मूल्य हुआ, पारदर्शिता का मूल्य हुआ। तो ऐसे कुछ सामाजिक मूल्य भी होते हैं, राजनीतिक मूल्य भी होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ दबाव, बाहरी दबाव, आंतरिक दबाव ऐसा होता है जिससे कि व्यवहार में हमारी मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो इसे ही हम कहते हैं कि जो अनुसंधानों के द्वारा प्रयोग किया गया था, कि उन्होंने कहा था कि व्यक्ति में मनोवृत्ति होने के लिए 2 पक्ष तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन तीसरा पक्ष हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब अभी तक हमने जो देखा कि मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, तो अब हम इसकी एक बार और डेफिनेशन देखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि मनोवृत्ति आखिरकार होती क्या है। तो देखो, मनोवृत्ति एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय, जैसे मनोवैज्ञानिक विषय कुछ ही हो सकता है, जैसे हम बोलें, जैसे
कोई वस्तु होगी, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु, व्यक्ति, भाव, विचार, स्थिति या स्थान, कुछ भी जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो सके या विचार आ सके हमारे मन में, उसके प्रति क्या सकारात्मक या नकारात्मक भाव ही क्या होता है, मनोवृत्ति होती है। तो ये एक हम कार्यकारी परिभाषा के रूप में इसे हम ले सकते हैं, क्योंकि जो मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति में हमने देखा तीनों पक्ष हो सकते हैं, और जो मनोवैज्ञानिकों ने अभी अनुसंधान किया था तो उसमें तीसरा पक्ष होना जरूरी नहीं है। अब हम देखें तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं, तो इसी आधार पर जो अभी तक हमने बात की है, इस आधार पर हम इसकी कुछ विशेषताओं पर आते हैं। उसकी विशेषताएं ये होती हैं कि जो मनोवृत्ति होती है वो सामान्यतः स्थायी होती है। कैसी होती है? मनोवृत्ति सामान्यतः स्थायी होती है, लेकिन याद रखना कि मनोवृत्ति पर कुछ अनुवांशिक या जीन का प्रभाव होने के कारण यह अनुवांशिक भी हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात यदि देखें तो ये सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकती है। दो प्रकार से बन सकती है, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर दोनों मनोवृत्ति होंगी, सकारात्मक भी होगी और नकारात्मक भी होगी। दूसरी हम देख सकते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक, या फिर सकारात्मक या नकारात्मक। इसका मतलब होता है कि या तो 100% सकारात्मक होगी या फिर 100% नकारात्मक होगी। पहला जो हमने पॉइंट देखा था कि सकारात्मक और नकारात्मक, उसमें क्या होता है कि उसके पास कुछ सकारात्मक होगी और कुछ नकारात्मक होगी। तो ये मनोवृत्ति की क्या होती है, विशेषता होती है। तीसरी बात करें तो मनोवृत्ति हमेशा किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति ही उत्पन्न होगी, ठीक है, जिसके प्रति कोई भाव उत्पन्न हो सके। यदि चौथी बात करें तो जो मनोवृत्ति होती है वो व्यक्ति को प्रेरित करती है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसे हमेशा प्रेरित करती है। ठीक है, ये होती है व्यक्ति की मनोवृत्ति। एक और देखें तो व्यक्ति जो मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जिस प्रकार जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति होगी उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। तो ये देखिए हमने मनोवृत्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके साथ साथ हमने उसका इतिहास भी देखा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।